जाती है उसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में बैंक जो भी ऑनर है वो हो जाएगा। ये आप एज ए रेंट किसी का ऑफिस में काम कर रहे हैं या फिर ऑफिस में आपने ऑफिस किसी का रेंट पे लिया है या फिर कोई जगह आपने रेंट पे लिया है, तब आप उस केस में रेंट डीड जिसे कहते हैं या पार्टनरशिप डीड होती है, जैसे वो आप इसके अंदर सबमिट कर सकते हैं रजिस्ट्रेशन के लिए, ठीक है ना। तो वो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो ऑनरशिप है उस ऑनरशिप के अंदर आपका नाम होना जरूरी है या फिर आपकी फर्म का नाम होना जरूरी है। अगर आप ऑनर हैं तो, अगर आप रेंटेड में हैं तो रेंट में जो भी ऑनर है वो हो जाएगा और जो फर्म है वो, उन दोनों के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा वो आपने बताना है रेंट डीड के अंदर, ठीक है ना। पार्टनरशिप डीड में जैसे बनती है, पार्टनरशिप डीड में भी दो हमारे जो डायरेक्टर्स होते हैं उनका नाम बताया जाता है, ये दोनों पार्टनर है। तो वैसे ही रेंट डीड जो होती है वो बिजनेस एड्रेस प्रूफ के लिए चल जाती है उसके अंदर, ठीक है। और लास्ट में बैंक अकाउंट नंबर। बैंक अकाउंट नंबर आपको इसलिए चाहिए है कि आप जो भी फर्म खोल रहे हैं उसमें करंट अकाउंट नंबर आपको लेना बहुत जरूरी है। कई लोग जो होते हैं करंट अकाउंट नंबर बाद में लेते हैं, कई लोगों के पास पहले से ही होता है करंट अकाउंट नंबर। तो इस केस में अगर आप जीएसटी नंबर अप्लाई कर रहे हैं, अगर आपके पास करंट अकाउंट नहीं है तो आप ये नहीं सोचिएगा कि आपको करंट अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अगर आपका जीएसटी नंबर आ गया है तो उसमें 45 डेज के बाद 45 विद इन 45 डेज आपको अपना करंट अकाउंट खुलवाना है और वहां पे सबमिट करना है, ठीक है ना, रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अदरवाइज आपका रजिस्ट्रेशन जो है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करना कैसे, ठीक है। आप जीएसटी की साइट पे जाएंगे gst.gov.in, आपके पास लॉगिन नहीं है तो आप फर्स्ट टाइम रजिस्टर कर रहे हैं अपने आप को, तो आपने रजिस्टर पे क्लिक कर देना है, ठीक है। रजिस्टर पे जब आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे दो ऑप्शन आ रही है, देखिए न्यू रजिस्ट्रेशन और टेम्परेरी रेफरेंस नंबर। देखिए जो भी पहला अगर इंसान है जो भी फर्स्ट टाइम इसको भरने वाला है तो वो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेगा, लेकिन जो एक ऑलरेडी फॉर्म भर चुका है या फिर उसका कुछ प्रोग्रेस में चल रहा है फॉर्म, तो उसके पास टेम्परेरी रेफरेंस नंबर आ जाता है तो वो उससे लॉग इन करता है। देखिए टेम्परेरी रेफरेंस नंबर यहाँ डालेंगे, आप कैप्चा डालेंगे तो फिर आपका वो लॉग इन हो जाएगा और फिर आपकी प्रोग्रेस स्टार्ट हो जाएगी। न्यू रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं आपको बता देता हूँ आपको पहले क्या क्या चीजें चाहिए। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ रही है। देखिए जो नॉर्मल 80% जो हमारी ऑप्शन होती हैं, 80% लोग हैं वो हमारे सेलेक्ट करते हैं, वो करते हैं टैक्स पेयर, ठीक है ना। टैक्स पेयर मतलब कि आप टैक्स भरने वाले पर्सन हैं या फिर आपकी जो फर्म है वो टैक्स भरेगी। अगर आप टैक्स डिडक्टर हैं, अगर कोई फर्म जो ऐसी होती है वो जो ओपन होती है उसमें से वो टैक्स डिडक्ट करती है, टैक्स डिडक्ट करके आगे वो पास कर देती है। कुछ होती है टैक्स कलेक्टर, ई कॉमर्स वाली कंपनी जो हो जाती है, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गया। कुछ होते हैं जीएसटी प्रैक्टिशनर जो सिर्फ जीएसटी की प्रैक्टिस करवाते हैं या जीएसटी से रिलेटेड जो काम होते हैं वो करके सॉल्व करके देते हैं। फिर नॉन रेजिडेंट जो भी यहाँ का भारतीय का कोई रेजिडेंट नहीं है उसने जीएसटी नंबर लेना है। फिर यूनाइटेड नेशन बॉडी ये गवर्नमेंट से रिलेटेड वाली हो जाती है, ये बहुत कम यूज होती है वैसे। फिर एम्बेसी और फॉरेन कंट्री कंसल्टेंट्स हो गए, जैसे अगर उसमें कोई ऐसी कोई चीज है आपने उसकी वजह से लेना है तो आप उसमें सेलेक्ट कर सकते हैं। अदर नोटिफाइड पर्सन, अगर आपको इसमें से कोई ऑप्शन नहीं समझ आ रही तो आप अदर नोटिफाइड पर्सन में क्लिक कर सकते हैं। फिर नॉन रेजिडेंट ऑनलाइन सर्विसेज प्रोवाइडर, ठीक है, जो अगर आप जैसे रेजिडेंट नहीं है लेकिन आप सर्विस प्रोवाइडर है तो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। देखिए ये ऑप्शन में जो मैक्सिमम ऑप्शन जो चली जाती है वो हमेशा चली जाती है टैक्स पे, तो आपने सबसे पहले टैक्स पे सेलेक्ट कर लेना है। फिर आपने स्टेट बताना है कि आप किस स्टेट का जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं। अगर आप हरियाणा में हैं, दिल्ली में है, पंजाब में है तो आपने वो स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है। अगर आप हरियाणा में है तो आप हरियाणा कर लीजिए, ठीक है। फिर आएगा डिस्ट्रिक्ट। डिस्ट्रिक्ट का मतलब ये है कि आप कौन से शहर में रहते हैं हरियाणा के। अगर आप पंजाब में रह रहे हैं तो कौन से शहर दिखाएगा वो, अगर आप हरियाणा में रहते हैं तो कौन से शहर दिखाएगा वो। तो यहाँ पे अगर आप कोई भी शहर में रहते हैं तो आप वो वाला शहर सेलेक्ट कर लेंगे अपना, ठीक है। उसके बाद आएगा लीगल नेम ऑफ द बिजनेस एज मेंशन्ड इन पैन। देखिए प्रॉपर्टरशिप और पार्टनरशिप जो मैंने आपको ये चीज बताई थी, इसके अंदर क्या होता है कि जो भी आपका नाम है वही आपका बिजनेस का लीगल नेम होगा। सपोज अगर आपका नाम है राम सिंह, ठीक है ना, तो राम सिंह का मतलब हो गया कि आपके जो पैन नंबर है उसमें भी राम सिंह ही लिखा होता है, ठीक है ना। अगर आप राम सिंह हैं लेकिन आप जो फर्म खोलना चाहते हैं वो श्याम सिंह के नाम पे खोलना चाहते हैं या श्याम सिंह एंड सन्स खोलना चाहते हैं तो आप यहाँ पे श्याम सिंह एंड सन्स नहीं लिखेंगे क्योंकि उसका तो पैन नंबर है ही नहीं है,
ठीक है ना। तो आप यहाँ पे जो है नाम वही लिखेंगे जो आप पैन नंबर में। लेकिन अगर आपकी कंपनी की अलग ही आइडेंटिटी है, जैसे कि प्राइवेट लिमिटेड है, लिमिटेड कंपनी है, तो उसका पैन नंबर जो है वो अलग से अप्लाई करना होता है पहले से ही। तो वो पैन नंबर जब आ जाएगा तब आपने वो वाला बिजनेस कर रखा। फिर है आपका परमानेंट अकाउंट नंबर, पैन नंबर जो आ जाएगा। आपका जो नाम पैन में था वो आप यहाँ पे लिख देंगे, प्रॉपर्टर वाली केस में बता रहा हूँ। फिर आपका जो पैन नंबर है वो आपने यहाँ पे लिख देना, ठीक है ना। ये आप जो आप लिख देंगे तो इसके बाद ये अप्रूव हो जाएगा। आपको ये ध्यान में रखना है कि जो भी आप नाम यहाँ पे लिखेंगे वही नाम पे पैन नंबर रजिस्टर्ड होना चाहिए, ठीक है ना। अगर आप यहाँ पे अपनी फर्म का नाम जो बनाना चाहते हैं वो लिख रहे हैं लेकिन उसका पैन नंबर नहीं है, तो आप पैन नंबर यहाँ पे अपना लिख रहे हैं, तो आपका वो गलत हो जाएगा रजिस्ट्रेशन। आपको ये ध्यान में रखना है। फिर आप ईमेल एड्रेस डाल दीजिएगा, फोन नंबर डाल दीजिएगा। देखिए ईमेल एड्रेस और फोन नंबर आप वही डालिएगा जिस पे ओटीपी आपके पास देखने के लिए वैलिड हो। यानी कि आप कोई भी ईमेल ऐसे ना डालिएगा कि जो आप देख ही ना सकते हो, जिसमें ओटीपी आएगा आप देख ही ना सकते हो। और या फिर कोई ऐसा फोन नंबर में डालिएगा कि जिसमें आप देख ही ना सकते हो आपके पास ओटीपी किस फोन में गया है किसमें नहीं गया है। तो यहाँ पे ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर में जो भी मोबाइल नंबर और जो ईमेल एड्रेस में जो भी आप लिखेंगे वो दोनों आपके पास एक्सेस होने जरूरी है। और अगर मोबाइल नंबर आपका पैन कार्ड के साथ अटैच है, लिंक है, आधार के साथ अटैच है, लिंक है, तो वो और बेस्ट हो जाएगा वेरिफिकेशन के लिए, ठीक है ना। कभी कभी कुछ लोग होते हैं वो नंबर यहाँ पे कुछ और डाल देते हैं लेकिन बाद में उनको आधार वेरिफिकेशन करवानी होती है, तो उस केस में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है रजिस्ट्रेशन करने के अंदर, ठीक है ना। तो अगर आप ये दोनों चीजें जो है पैन के साथ लिंक और आधार के साथ लिंक वाली डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन जो है बहुत जल्दी हो जाएगा। उसके बाद आपने कैप्चा डाल देना है और प्रोसीड कर देना, ठीक है। कैप्चा डालने के बाद प्रोसीड करने के बाद आपके पास वो बोलेगा ओटीपी, जो ओटीपी आपने एक मोबाइल नंबर पे आएगा और एक ईमेल एड्रेस पे आएगा, ठीक है ना। तो वो ओटीपी डालने के बाद आपके पास टेम्परेरी रेफरेंस नंबर जो है वो जनरेट हो जाएगा, ठीक है ना। टेम्परेरी रेफरेंस जो जनरेट होता है उससे क्या होता है कि आपकी एप्लीकेशन जो है वो ओपन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी एप्लीकेशन जो ओपन होगी वो आपको बता देता हूँ कैसे होगी। सर इसमें एक सवाल है मेरे को। सर इसमें ये है कि जैसे बहुत सारे लोगों का मल्टीपल जीएसटी रहता है, ठीक है, उसके पास उनका मतलब उनका कंप्लासेंस नहीं होता है तो उनका मोटो कैंसिल हो जाता है। हाँ, मोटो कैंसिल होने के बाद क्या होता है कि उसको मतलब जैसे जीएसटी 10 बनने के लिए फाइल बनने के लिए बोलता है। हाँ, वो उन्होंने डॉक्यूमेंट्स वगैरह अभी पूरे नहीं लगाए होंगे ना, कुछ ऐसा कुछ होगा। नहीं, तो जीएसटी जैसे 10 जो होता है ना उसका मतलब उसमें पेनल्टी वाला लगता है जो पुराना जीएसटी है। मोटो कैंसिल से मतलब क्या होता है जो संस्था द्वारा मतलब जीएसटी डिपार्टमेंट द्वारा कैंसिल होता है। देखिए अगर आपके पैन पे 2 जीएसटी नंबर चल रहे हैं तो वो आपको वेरीफाई करवाने जरूरी है। हाँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ वो आपके पास जब भी आप न्यू रजिस्ट्रेशन के अप्लाई करोगे तो एक पैन नंबर पे 2 रजिस्ट्रेशन हो सकते हैं लेकिन दोनों रजिस्ट्रेशन के अंदर कुछ ना कुछ डिफरेंस होना जरूरी है। ओके, देखिए बात ये है ना कि जैसे जो लास्ट वाला जो जैसे जीएसटी कैंसिल हो गया तो उसने बोल रहा है कि 10A का मतलब सर्टिफिकेट बोल रहा है न्यू जीएसटी के लिए। हाँ, और उसमें क्या 10A के लिए फाइलिंग करने के लिए लगभग 10,000 रुपये उसमें पेनल्टी भरना पड़ेगा। हाँ, तो वो बना ही पड़ेगा। आपने उसके अंदर या फिर रिटर्न डिफॉल्टर होंगे या कुछ होंगे, आपका कोई ऐसा केस होगा ना उसके अंदर, तभी वो कह रहा होगा। हाँ, अगर आप, मैं वही कह रहा हूँ कि एक पैन नंबर पे जब आप कोई भी रिटर्न फाइल नहीं करते हैं, कोई डिफॉल्टर अगर आप हो जाते हैं तो उसमें आपके पास नोटिस वगैरह यहाँ पे दिखने स्टार्ट हो जाएंगे, देखिए ऐसे, ठीक है ना। तो वो आपको क्लियर करने पड़ते हैं पहले, फिर तभी आप नया जीएसटी नंबर अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप वो क्लियर नहीं करेंगे तो आप नया जीएसटी नंबर अप्लाई नहीं कर सकते उस पैन नंबर के ऊपर खासकर। अच्छा, तो उसके लिए क्या करना है, पूरा फीस देना पड़ेगा? हाँ, उसमें पूरी होता है, उसमें आपको पूरी फीस और पेनल्टी देनी पड़ेगी। या फिर आप डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, डिपार्टमेंट में जाकर रिक्वेस्ट कर सकते हैं, रिक्वेस्ट लेटर दे सकते हैं। इन केस अगर उनको जेन्युइन लगा सारा कुछ तो वो मे बी वेव ऑफ भी कर दे। अदरवाइज हाँ, अदरवाइज आपको भरना ही पड़ेगा उसको। अच्छा, ठीक है। देखिए जब आप टेम्परेरी रेफरेंस नंबर से लॉगिन करेंगे तो आपके पास ऐसे स्क्रीन खुल जाएगी। इस स्क्रीन के अंदर अगर आप चेक करेंगे कि यहाँ पे आपका नाम जो पैन नंबर वाला है वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है, और जीएसटी नंबर अभी यहाँ पे रिफ्लेक्ट नहीं होगा, जीएसटी नंबर भी जनरेट नहीं हुआ तो रिफ्लेक्ट नहीं होगा वो। तो आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म खुला होगा, वो एप्लीकेशन फॉर्म मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसा खुला होगा। ये जो है आपका रजिस्ट्रेशन जो है ये वाला, ये रजिस्ट्रेशन जो है
ये वाली टैब आपके पास रिफ्लेक्ट होनी स्टार्ट हो जाएगी टेम्पररी रेफरेंस नंबर के बाद। तब इसके अंदर क्या होगा, यहाँ पे एक है अमेंडमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन नॉन कोर फील्ड, एक आता है कोर फील्ड। तो मैं आपको दिखा देता हूँ डेमो, ये कैसा दिखेगा उसके अंदर, ठीक है ना। ये आपका जो है एक तरह से फॉर्म खुल जाएगा, एक फॉर्म आपके पास बन के आ जाएगा, जिस फॉर्म को आपने कंप्लीट करना है। ये फॉर्म कंप्लीट करने के बाद इसमें सारी चीजें अपलोड करने के बाद जब आप इसको सबमिट करेंगे तो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले जो है वो वेरीफाई करेंगे पहले कि हाँ आपने जो चीजें बताई है वो सही बताई है या नहीं बताई, ठीक है ना। इसमें मोटी मोटी अगर मैं चीज आपको बताऊं, जैसे कि बिजनेस डिटेल्स जो है वो कौन कौन सी है, आपकी नाम क्या है, आपका प्रोप्राइटरशिप है तो किस नाम से आप फर्म खोलना चाहते हैं, वो सारी चीजें आ जाएंगी। डिस्ट्रिक्ट क्या है, हरियाणा क्या है, फिर प्रमोटर्स कौन कौन है, यानी कि कितने पार्टनर्स हैं, अगर पार्टनर्स होंगे तो उसमें पार्टनर्स की सारी डिटेल देनी होगी, अगर डायरेक्टर्स हैं तो डायरेक्टर्स की डिटेल देनी होगी। तो ये सारी चीजें जो आपको इसके अंदर अपलोड करनी होंगी, ठीक है। यहाँ पे ये देखिए फॉर्म के अंदर, और लास्ट में आपको एक फोटो जो है आपकी, वो फोटो आपको इसके अंदर अपलोड करनी है। एक आधार कार्ड जो है उसकी फोटो अपलोड करनी है, एक पैन कार्ड जो है उसकी फोटो अपलोड करनी है, और एक जो भी आपका बिजनेस एड्रेस का प्रूफ है। बिजनेस एड्रेस के प्रूफ में मैंने आपको बताया कि अगर आप ऑनर हैं तो आप अपनी डिटेल दे सकते हैं, कोई भी आपकी जैसे प्रॉपर्टी की डिटेल होती है उसमें आप ऑनर बने हुए हैं वो आप डिटेल अटैच कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप रेंटेड है, रेंट पे अगर हमने रखा है तो आप रेंट डीड इसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है ना। बिजनेस एड्रेस के अंदर ये चीजें जरूरी, ठीक है। इसके बाद ऑथराइज सिग्नेटरी आ जाएगा, कौन कौन इसके अंदर ऑथराइज सिग्नेटरी बनेगा। अगर आप भी बनना चाहेंगे तो आपका नाम आ जाएगा, किसी और को बनाना है तो और बन जाएगा। अगर आप एक रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहेंगे तो वो अलग से बन जाएगा इसके अंदर, कोई और आपकी जो बिजनेस को देख रेख करे। प्लेस ऑफ बिजनेस जो है वो यहाँ पे आप बता देंगे प्लेस ऑफ बिजनेस आपका कहाँ पे है, ठीक है। फिर है एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ लोगों के 2 या 3 गोडाउन होते हैं, तो वो 2 या 3 गोडाउन जो है वो यहाँ पे आपके पता लग जाएंगे, वो हमने यहाँ पे मेंशन कर देने हैं। फिर गुड्स एंड सर्विस, यहाँ पे आपने HSN नंबर डाल के बता देना है कि आप किस में काम करते हैं, ठीक है। फिर है बैंक अकाउंट डिटेल्स, अगर आपके करंट अकाउंट है तो ये बता देना है। फिर स्टेट स्पेसिफिक है, यहाँ पे अगर आप कोई प्रोफेशनल सर्विसेज देते हैं या प्रोफेशनल लाइसेंस है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका आएगा वेरिफिकेशन, ठीक है। देखिए ये जो पार्ट है ये मैं नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। अभी तक का जितना पार्ट था उससे रिलेटेड जिसके भी क्वेश्चन है वो एक बार पूछ ले, या अगर कोई उसको समझ नहीं आया तो वो एक बार पूछ सकता है, मैं उसको दोबारा रिवाइज करवा के बता देता हूँ, ठीक है। हाँ जी से बात कर सकते हैं जी। कॉमर्स बैकग्राउंड से हो, अकाउंट फील्ड में काम करते हैं, 5 साल से ज्यादा का एक्सपीरियंस। ओके, आपसे मेरा सवाल वापस से वही है जो मैंने B2C और B2B से मैंने आपसे क्वेश्चन किया था। हाँ जी ओके, आप बताइए आप क्या कह रहे थे। हाँ, एक बार क्वेश्चन दोबारा, हाँ दोबारा रिपीट करिए। घुमा देता हूँ। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, कपड़े पे 5% का जीएसटी लगता है। आपने 1 लाख रुपए का सामान बेचना है 5% के हिसाब से, आप ये कह रहे हैं ना। नहीं, मैं थोड़ा सा सवाल चेंज कर रहा हूँ। एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कपड़ा बनाती है, ओके, कपड़े पे 5% का जीएसटी लगता है। अब एक जिस कपड़ा बनाने के लिए कपास की जरूरत पड़ती है, कपास नॉन टैक्सेबल पे आता है। क्या आता है? नॉन टैक्सेबल पे आता है कपास। उसके ऊपर जो है आप ये कह रहे हैं कि टैक्स नहीं भरते हैं आप। हाँ, टैक्स नहीं बनता है। तो गवर्नमेंट ने ये मेंशन किया हुआ है कि कपास एक फार्मर जो कि किसान आदमी है वो कपास उगाता है, वो नॉन टैक्सेबल बन जाता है। ओके, अब एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट फार्मर से अगर 10,000 का कपास खरीदता है जो कि नॉन टैक्सेबल पे है, ठीक है। अब वो जिस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है वो कपड़ा बनाती है, पूरा प्रोसेस होने के बाद 5% जीएसटी लगाती है, तो कपड़ा बनकर रेडी हो गया। ठीक है। अब वो B2B पे सेल करेगी तो मान लीजिए कि 10,000 रुपए की कॉस्ट आई, उसमें 1,000 रुपए उसने अपना प्रॉफिट वैल्यू जोड़ा, 11,000 रुपए कपड़े की वैल्यू बन गई। टैक्स नहीं लगाया, टैक्स कितना लगाया? 11,000 रुपए। हाँ, 11,000 में 5% जीएसटी लगाएगा। आप मोटा मोटा 1 लाख ही ले लीजिए ना, 1 लाख रुपए में आपका टैक्स प्रॉफिट इंक्लूड है। 1 लाख रुपए में प्रॉफिट इंक्लूड है, 5% आपने लगाया तो 5,000 रुपए टैक्स बनता है इसके ऊपर, तो आप पार्टी से 1,05,000 रुपए ले लेंगे।
1,05,000 रुपए हमने ले लिया। ठीक है। हाँ, तो 5,000 का टैक्स है, वो मैं गवर्नमेंट को पे करूंगा। हाँ, तो मेरा इससे बर्डन अलग से कहाँ से आ गया? बर्डन आपका अलग से यहाँ से आया ना कि आप जो भी कपास जिसे खरीद रहे हैं वो अगर जीएसटी नंबर उसके पास नहीं है तो वो 40 लाख से ज्यादा आपको नहीं बेच सकता। तो देखिए, बिजनेस तीन टाइप के होते हैं, या तो मैन्युफैक्चरिंग होता है, या तो ट्रेडिंग होता है, या तो सर्विस होता है। इसके अलावा कोई चौथा बिजनेस नहीं है। हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग में भी तो अगर उसका रजिस्टर्ड ही नहीं है, वो बिजनेस अगर रजिस्टर्ड ही नहीं है तो उसमें कैसे आपको बेच देगा 40 लाख से ज्यादा? आपका बिजनेस की ग्रोथ तो रुक जाएगी ना। तो ये बताइए, बिजनेस ग्रोथ रुक जाएगी। अब अगर मैं कहूँ कि कोई अगर गवर्नमेंट किसी को जो गेहूँ या फिर चावल वगैरह खरीदती है, किसी किसान के पास एक 40 आप बोल रहे हैं 40 लाख, उसके पास 40 लाख की वैल्यू क्रॉसिंग नहीं होती है, तो क्या हम उससे सामान नहीं खरीद सकते? वो भी तो मार्केट पे बेच रहा है ना। अगर आप तो उससे उससे तो सामान सामान खरीदते खरीदते हैं। अगर आप उससे सामान खरीदते हैं ना तो उस सामान के ऊपर जितना टैक्स लगना चाहिए था, ठीक है ना, वो तो आपको बिल मिला नहीं, वो तो आपको बिल मिला नहीं। नहीं, देखिए, यहाँ पे बिल मिलने वाली बात नहीं, यहाँ पे बात है जो सामान मैं खरीद रहा हूँ वो नॉन टैक्सेबल की वैल्यू से आती है, यानी कपास को समझते हैं धागा। मैं समझ गया मैं, लेकिन वो 40 लाख से ज्यादा नहीं बेच सकता ना आपको। मैं ये कह रहा हूँ अनरजिस्टर्ड है वो नॉन टैक्सेबल के अंतर्गत आती है। फॉर्मर आदमी है, बिजनेस नहीं कर रहा है, किसान है वो। रजिस्टर्ड है वो जीएसटी के अंदर। किसान को जीएसटी से बाहर रखा गया कि ऐसा दुनिया पता है भारत में कौन सा किसान आदमी है जो किसानी करता है जीएसटी लेके रखा हुआ है? सर यही आप गलत हो रहे हैं ना, मैं वही कह रहा हूँ। अगर आप कोई भी ऐसी आइटम का काम कर रहे हैं जो करोड़ों में टर्नओवर है, तो जीएसटी में सबसे पहला रूल ये है कि आपको भले चाहे 0% चाहे एग्जाम्प्ट के अंदर आपको जीएसटी नंबर लेना होगा और आपको वो इनकम जो है वो अपनी सेल जो है वो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट वालों को बतानी होगी। अगर आप हाँ, मैं वही कह रहा हूँ सर, किसान वाली बात नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि आप कोई भी सामान अगर आप बेच रहे हो किसी को, ठीक है ना, तो अगर वो सामान चाहे 0% वाला, सरकार ये कहती है कि वो अगर 5 करोड़ 10 करोड़ का सामान पूरे साल में बेच देता है वो 0% पे, तो उसको जीएसटी नंबर लेना अनिवार्य है। उसमें क्या है कि ताकि वो ये चीज बता सके गवर्नमेंट को कि उसने इतनी चीजें जो है, इतना जो सामान है, इतना जो है बेचा है और वो 0% पे बेचा है इन पार्टीज को। 40,000 का टर्नओवर 40 लाख 40 लाख का टर्नओवर 40 लाख का टर्नओवर टॉप होना चाहिए गुड बिजनेस है। जी हाँ, अगर वो नहीं बताएगा तो उसके ऊपर पेनल्टी लग जाएगी। और 20 लाख का सर्विस के केस है, वो सर्विसेज के केस में। इसी सवाल पे मैं और एक सवाल पूछ रहा हूँ। जब बोले कि किसान को जीएसटी बना के देना पड़ेगा, मान लीजिए मैं एक जमींदार हूँ, मेरा उतना जमीन है जिसमें से मुझे एक साल में 40 लाख से ऊपर आता है, ठीक है, एक साल में मुझे 40 लाख के ऊपर मेरा पैदावार होता है और मैं बेचता हूँ, तो मुझे जीएसटी देना चाहिए इस हिसाब से। 40 लाख से ऊपर अगर आपके पास सेल आप करते हो और आपकी आइटम भले चाहे एग्जाम्प्ट हो, ठीक है ना, तब भी आपको रिपोर्टिंग जरूर करनी है जीएसटी के अंदर। तो आपके कहने का मतलब है मैं किसान होकर मैं ये जीएसटी लूं? हाँ, जीएसटी नंबर आपको दिखाना पड़ेगा उसके। आप ये बात नहीं कह सकते, आप उसके अंदर स्पेशल क्लॉज के अंदर रजिस्टर्ड होंगे ना। देखिए, जीएसटी नंबर कई तरह के होते हैं। एक होता है रेगुलर जीएसटी नंबर, एक होता है कंपोजिशन वाला जीएसटी नंबर। कंपोजिशन स्कीम बेसिकली होती ही इसलिए है कि वो लोगों को कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा, कोई भी टैक्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, लेकिन वो सिंपल सा 1% टैक्स दे देंगे बस, और वो 1% टैक्स गवर्नमेंट को जो देंगे और वो जो भी बिल काटेंगे 1% लगा के, दूसरा पर्सन भी जो है उसका इनपुट क्रेडिट नहीं ले सकता, ठीक है ना। और एक होता है रेगुलर वाले। रेगुलर वाले में क्या है कि रेगुलर वाले में अगर आप अपने बिजनेस को ग्रो करना चाहते हैं तो ग्रो करने में आपको सारी चीजें लेंगे, वो सारी चीजें उसमें फॉर्मेलिटीज पूरी करेंगे जिससे आपका बिजनेस ग्रो हो सके। अगर आप कोई एक ऐसे अनरजिस्टर्ड बंदे से या एग्जाम्प्ट वाले बंदे से आप 40 लाख से ज्यादा की आप उससे सामान खरीद रहे हैं, तो आपका बिजनेस सबसे पहले नजर में उन्हीं के आएगा, जीएसटी डिपार्टमेंट वालों।
वो ये कहेंगे कि आप जो है एक तरह से फ्रॉड कर रहे हैं। गुड इवनिंग सर। सर मेरे को रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करना है। जो आपने कहा कि बैंक अकाउंट जो है उसमें आपको करंट अकाउंट अटैच होना चाहिए, अगर हम सेविंग बैंक अकाउंट अगर ऐड कर देते हैं तो उससे कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, सेविंग अकाउंट आपका जो भी है जीएसटी नंबर के अंदर वैलिड होना जरूरी है। जीएसटी नंबर के अंदर वैलिड नहीं होगा ना सर, आपका करंट अकाउंट, आपकी कंपनी का अकाउंट अगर वैलिड नहीं होगा तो आपका जो जीएसटी नंबर है वो कैंसिल हो जाएगा। अच्छा नहीं सर, जैसे मैंने रजिस्ट्रेशन कर दिया है तो उसमें मैंने जो बैंक डिटेल रिक्वायर्ड थी तो मैंने उसमें सेविंग अकाउंट अटैच कर दिया। सेविंग अकाउंट मतलब उनको हटाना पड़ेगा फिर उससे? हाँ, सेविंग अकाउंट नहीं आएगा, आपके पास नोटिस आ जाएगा। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, आपके पास नोटिस आ जाएगा, ठीक है। ये देखिए, अगर आप इसके अंदर सेविंग अकाउंट अटैच कर देंगे तो ये जो जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं ये नोटिस भेज देते हैं। ये देखिए, ये नोटिस का मतलब यही होता है कि आप अपना करंट अकाउंट ओपन करवाइए। अच्छा, तो ये सर मेरे को कितना 45 दिन के अंदर? हाँ, 45 दिन के अंदर आपको अपना जो है करंट अकाउंट खोलना होगा। अच्छा ठीक। हाँ जी, थैंक यू सर, थैंक यू। ओके। हेलो सर, हाँ जी, बोलिए। मेरा क्वेश्चन था, मेरा जो जीएसटी रजिस्ट्रेशन पहले ही हो गया था और मेरा अकाउंट जो मेरा जीएसटी का मेंटेन किया था उन लोगों के पास आईडी वगैरह सब कुछ है और मेरा छोटा सा ही बिजनेस है और मेरा सर कंज्यूमर ही ज्यादा है और बिजनेस होल्डर नहीं है यार। उन लोगों को जीएसटी मेमो भी नहीं चाहिए। उन लोगों को मेरे पास नॉर्मल बिल से ही उन लोग मेरे पास से माल खरीद कर ले जाते हैं सर। हाँ, तो मतलब क्या प्रॉब्लम क्या है? अभी मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरा अकाउंट मेंटेन करते हैं उन लोगों के पास से मैं खुद ले अपने पास मैं अपने अकाउंट खुद ही हैंडल करूँ। हाँ, तो वो हो सकता है। आपको बस जीएसटी का लॉगिन आईडी पासवर्ड लेना है। मैं इस कोर्स के अंदर जो है मैं सारा आपको सिखाऊंगा कि आप अपनी रिटर्न्स को कैसे भर सकते हैं, कैसे फाइल कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से बताऊंगा। और आपने जो बताया था बिजनेस टू बिजनेस, मेरा तो बिजनेस टू कंज्यूमर ज्यादा है सर। हाँ, ये देखिए, मैं वही कह रहा हूँ कि आप कोई भी काम जो कर रहे हैं तो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है कि आपका टारगेट कौन सा कस्टमर है। बिजनेसमैन टारगेट्स हैं या फिर कंज्यूमर वाले टारगेट्स, ठीक है ना, वो आपको ये चीजें पता होनी जरूरी है। ठीक है, ये जैसे नॉर्मल मैंने बात लिखी है कि आपको ये चीजें पता होने से आप उस हिसाब से फिर काम करेंगे अपने बिजनेस के अंदर। अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर में तो आप किसी भी रेट पे बेच सकते हैं ना उसको। हेलो, हाँ जी, माई सेल्फ राहुल सर, थोड़ा सा मेरा ये शुरुआत का छूट गया था, थोड़ा सा रिव्यू करा देंगे। हाँ, देखिए मैं बता देता हूँ रिव्यू। देखिए, जीएसटी नंबर जो देने की जरूरत पहले हमें इसलिए पड़ती है कि सरकार ये कहती है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हैं, अगर आपकी उसमें सेल 40 लाख रुपए से ज्यादा साल की हो जाती है, तब आप जीएसटी की कैटेगरी के अंदर आ जाते हैं। तब आपको उसके ऊपर टैक्स भरना जरूरी है। तो आपको टैक्स भरने के लिए जीएसटी नंबर अप्लाई करना होगा। जीएसटी नंबर अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने बिजनेस के बारे में पता होना जरूरी है कि आप कौन सी बिजनेस की कैटेगरी के अंदर आते हैं। अगर आप इंडिविजुअल हैं तो प्रोप्राइटर के अंदर आ जाएंगे। अगर आप किसी पार्टनर के साथ मिलकर कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में आ जाएंगे। अगर आप 5 या 7 बंदों के डायरेक्टर्स वाली टीम के साथ काम कर रहे हैं, मिलकर काम करना चाहते हैं, तो आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल देंगे। अगर आप गवर्नमेंट से रिलेटेड भी अगर आप काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में उनके शेयर्स हो, तो उसमें आप लिमिटेड कंपनी खोल दोगे। और अगर आप उससे प्रॉफिट नहीं कमाना चाहते तो नॉन प्रॉफिट वाला जो है तब आप उसमें अप्लाई करें। उसके बाद आपको पता होना चाहिए, उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि रॉ मटेरियल में आप काम कर रहे हो, सर्विसेज में। अगर आप रॉ मटेरियल में काम कर रहे हो तो रॉ मटेरियल वाली जो आइटम है वो आइटम का नाम और HSN कोड आपको ध्यान में रहना चाहिए, ठीक है ना। और उसमें जो टैक्सेस लगना है वो आपको ध्यान में रहना चाहिए। ओके सर, मेरा एक क्वेश्चन और था, जैसे कि अब हम HSN नंबर पे किस तरह से फाइंडिंग करें? आप HSN नंबर जो है आपको जो भी हमारी साइट है इसमें आपको मिल जाएगा। अगर आपको यहाँ से क्लियर नहीं होता तो यहाँ पे एक हेल्पलाइन नंबर है जीएसटी का, आप उस पर भी कॉल कर सकते हैं। अदरवाइज अगर आप गूगल से भी पूछेंगे तो बहुत इजीली आपको मिल जाएगा। सर गूगल तो मिलता है लेकिन वो मल्टीपल ले लेते हैं कभी कभी। हाँ, तो वो डिटेल वाला जो है वो आपको फिर आपको हेल्पलाइन नंबर से ज्यादा अच्छे से मिल जाएगा। ओके, ठीक है सर। ठीक है जी। और किसी क्वेश्चन? हेलो सर, मेरे अगर कंज्यूमर वाले
बिल नहीं लेते तो क्या मेरे को कुछ प्रॉब्लम होगी नहीं, मेरी? उसमें प्रॉब्लम कोई नहीं है, लेकिन अगर आपकी इनकम अगर आपके बैंक अकाउंट के अंदर आने लग जाती है, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिकली जीएसटी डिपार्टमेंट वाले हैं वो आपको नोटिस भेज देंगे, वो कहेंगे आपके पास इनकम कहाँ से रही है। और मेरी करंट अकाउंट नहीं है, मैं अपने पर्सनल अकाउंट से करता हूँ। हाँ वो ठीक बात है, लेकिन अगर नोटिस अगर निकल आए किसी दिन तो आपको करंट अकाउंट बनवाना जरूरी होगा। जिस दिन आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया, जो भी अगर आप उनके नजर में आ गए, तो वो एक नोटिस आपको जरूर भेजेंगे कि आपको करंट अकाउंट खुलवाना जरूरी है। अगर आप नहीं खुलवाएंगे तो फिर आपका जीएसटी नंबर जो है कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, हेलो, हाँ जी, हाँ जी बोलिए। दोस्तों मैं गोवा से बात कर रही हूँ। मुझे पूछना था कि ये आईजीएसटी और जीएसटी और जीएसटी अगर कोई बंदा लोकल बेच रहा है और आउटसाइड स्टेट भी बेच रहा है, तो कौन सा जीएसटी लगेगा? देखिए, अगर लोकल बेच रहा है तो जीएसटी और एसजीएसटी लगेगा, ठीक है, और अगर आउटसाइड बेच रहा है तो आईजीएसटी लगेगा। नहीं, मुझे ये पूछना था अगर वो बंदा लोकल भी बेच रहा है और आउटसाइड भी बेच रहा है, तो वो अलग अलग बिल बनाएगा ना, वो अलग अलग बिल बनाएगा ना, लोकल के लिए अलग बिल बनेगा, आईजीएसटी के लिए अलग बिल बनेगा। तो टैक्सेबल कैसे रहेगा? कौन से टैक्स लगेगा? जीएसटी आईजीएसटी लगेगा या इंटीग्रेटेड लगेगा? इंटीग्रेटेड आईजीएसटी वो सेम ही चीज होती है, उसमें वही आईजीएसटी कहते हैं उसको। आईजीएसटी लगेगा बाहर के लिए, आउटसाइड द स्टेट के लिए। सेपरेट जीएसटी लगेंगे। हाँ, सेपरेट लगेंगे, बिल्स भी सेपरेट ही बनेंगे दोनों। थैंक यू सर। सेस का वैल्यू केवल होता है, सेस जो है वो लग्जरी आइटम में ज्यादातर एप्लीकेबल होता है। सेस वाला जो है ना, ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जो मेन है वो ये तीन ही है। अभी 3 समझ के चलिए तो अच्छे से आपको क्लियर होता जाएगा जीएसटी। सेस जहाँ लगेगा वो वाली चीजें फिर मैं आपको बताना तब स्टार्ट करूंगा, कहीं ऐसा ना हो ना कि अभी आप कंफ्यूज हो जाएंगे सेस कहाँ लगाना है। देखिए मैं बहुत इजीली पढ़ाना चाहता हूँ, मैं अगर आप कहोगे तो मैं आपको बुक्स भी दे सकता हूँ, लेकिन बुक्स में आप सारे कंफ्यूज हो जाओगे। ओके एवरीवन, गुड नाइट।